वेलकम टू NKR GKGS फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है वो सीटेट के जूनियर स्तर कक्षा 6 to 8 के हिंदी का लैंग्वेज जो है वो हिंदी लैंग्वेज का हम लोग स्टडी अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाषा। द्वितीय चैप्टर होगा। तो चलिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाषा विकास का अध्यापन करेंगे। किसका अध्यापन करेंगे? तो भाषा विकास का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग पढ़ते हैं। अधिगम अर्जन। अधिगम अर्जन क्या होता है? क्वेश्चन दिया है कि रचनावाद एक अधिगम सिद्धांत के रूप में किसमें विश्वास करता है? रचनावाद एक अधिगम सिद्धांत के रूप में किसमें विश्वास करता है? तो ये विश्वास करता है ए अधिगम वैयक्तिक विशेषता है, बी ये सभी शिक्षार्थी भाषा नहीं सीख सकते, या फिर अधिगम पूरी तरह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अधिगम सामाजिक रूप से होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अधिगम जो है वो सामाजिक रूप से होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म यह मानता है कि अधिगम सामाजिक रूप से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी अपने सामाजिक संदर्भ और अन्य लोगों के साथ संवाद के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे समूह गतिविधियों, चर्चा और सहयोग के माध्यम से अपनी समझ और विचारों को विकसित करते हैं। रचनावाद यह मानता है कि ज्ञान का निर्माण सामाजिक इंटरेक्शन और अनुभवों के आधार पर होता है। नेक्स्ट है चामस्की के अनुसार। चामस्की के अनुसार तो चामस्की के अनुसार जो है मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु क्या है? तो चमस्की के अनुसार जो है मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु अधिगम सेट है, जैविकीय व्यवस्था है, बोधात्मक सेट है, या टेलीग्राफिक तत्परता है। तो ये जैविकीय व्यवस्था जो है वो भाषा विकास हेतु है। भाषा विकास हेतु जैविकीय व्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चामस्की के अनुसार मनुष्य के पास एक जैविकीय व्यवस्था होती है, जिसे उन्होंने भाषा अधिगम यंत्र लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD कहा है। यह यंत्र बच्चों को सहज रूप से भाषा सिखाने में मदद करता है। चामस्की का मानना है कि मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और यह मस्तिष्क की एक विशेष संरचना के कारण संभव है। इसमें से बच्चे व्याकरणिक नियमों की स्वाभाविक रूप से समझते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर की लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम क्या कहलाता है? तो लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर के लेखन अधिगम जो है वो लेखन की प्रक्रिया का उपागम कहलाता है, लेखन के उत्पद उपागम कहलाता है, विश्लेषणात्मक लेखन कहलाता है, या फिर रचनात्मक लेखन कहलाता है। तो विभिन्न चरणों से गुजर करके लेखन अधिगम जो है वो रचनात्मक लेखन होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या दिया है। आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए कि अधिगम लेखन का प्रक्रिया उपागम कहलाता है। उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है? रचनात्मक न कहला करके ये लेखन प्रक्रिया का उपागम जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य क्या है? प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है वो
पाठ्य की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, पाठ को पूरा करना या फिर अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। तो प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है। ये शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की बातें जो है वो करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही कथन है। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा जो है वो सही कथन है। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाषा अधिगम भाषा के पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से होती है। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होती है, या फिर विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है, अथवा भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है। हमारा आंसर हो जाएगा कि मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। देखते हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश जैसे पुस्तकें, संकेत, मोटर, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड आदि जो है अधिगमकर्ताओं को नए शब्द, वाक्य संरचना और भाषा के उपयोग की सहजता सिखाने के अवसर प्रदान करते हैं। यह एक सकारात्मक और संवेदनात्मक वातावरण बनाता है जो भाषा अधिगम को तेज और प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर की रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण की अवस्था के उदाहरण है। तो रोना, कुजन और बबलाना भाषा विकास के जो है वो भाषिक या पूर्व भाषिक अभिव्यक्तिपरक संदर्भात्मक किस जो है अवस्था का उदाहरण है। तो ये अवस्था का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, रोना, कुंजन करना और बबलाना। ये बच्चे के भाषा विकास के पूर्व भाषिक अवस्था के उदाहरण है। इस चरण में बच्चे भाषा की ध्वनियों का अभ्यास करते हैं जो बाद में वास्तविक शब्दों और भाषाई कौशल के आधार बनते हैं। पूर्व भाषिक अवस्था जन्म से लगभग 12 महीने की उम्र तक होती है और इसमें बच्चे ध्वनियों, आवाजों और सरल ध्वनियों का संयोजन प्रयोग करते हैं। करणभूत उत्प्रेरणा, करणभूत उत्प्रेरणा। तो इसमें दिया है कि ऑप्शन करणभूत उत्प्रेरणा कदा भवति, करणभूत उत्प्रेरणा कदा भवति। ये तो संस्कृत का क्वेश्चन आ गया जी। चलिए तो ये जना स्वनियोजन इत्यादि प्रयोजनवास भाषण शिक्षन्ते, इसमें होना ही नहीं चाहिए था। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर। ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है। सही है। तो ए दिया है कि माध्यमिक चरण में एक केंद्र कोर भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। बी दिया है कि माध्यमिक चरण के दौरान जो है अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, या फिर सी है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, या प्रेटरी चरण के दौरान शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का जो है वो अध्ययन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनईपी 2020 शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत माध्यमिक परीक्षा के चरण में शास्त्रीय भाषाओं को अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति विरासत से जोड़ना और भाषा के प्रति उनकी रुचि को प्रोत्साहित करना है। यह कदम भारतीय भाषाओं के पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण
प्रयास है। प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं क्या है? तो प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं जो है वो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर के 11 कर दिया गया है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 11 कर दी गई है और 5 नई भाषाएं जुड़ी हैं। शास्त्रीय भाषाएं जो है वो 11 हो गई है और 5 नई भाषाएं जुड़ी हैं। ये 6 और 5 11 हो गया है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा ये शास्त्रीय भाषाएं थी और 5 और जोड़ दिया गया है। मराठी, पाली प्रकृति, मराठी, पाली प्रकृति, बंगाली और असमिया, बंगाली और असमिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो पहला दिया है कि भाषा जो है वो कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित करती है। अगला दिया है कि भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है। सी नंबर है भाषा इतिहास का खजाना है और डी नंबर है भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित करती हैं। आंसर देखते हैं। आंसर दिया है कि भाषा जो है वो भाषा एक संवादी प्रणाली है जिसका प्रयोग लोग विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। यह शब्द ध्वनियों और प्रतीकों के माध्यम से एक समाज के भीतर संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शब्दावली, व्याकरण, ध्वनि प्रणाली और साहित्य ये सब भाषा के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है भाषा के प्रकार। तो अर्थमूलक, ध्वनि मूलक, अर्थमूलक यहाँ शब्दों के का प्रयोग अर्थ के अनुसार होता है जैसे हिंदी, अंग्रेजी। ध्वनि मूलक यहाँ ध्वनियों के आधार पर भाषा निर्माण होता है जैसे जापानी, चीनी और फ्रेंच। तो अर्थ के आधार पर हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन ध्वनि मूलक जो है ध्वनि के आधार पर भाषा का निर्माण जो है वो जापानी, चीनी और फ्रेंच है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि अश्विन जो है वो जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है। अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा को जानता है। अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, उसका उड़िया अधिगम भाषा अर्जन है, उसका हिंदी अधिगम भाषा अर्जन है और उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है कि उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई व्यक्ति स्वाभाविक और सहज तरीके से एक भाषा को सीखता है, खासतौर पर बचपन में यह प्रक्रिया आमतौर पर औपचारिक शिक्षा के बिना होती है और मुख्य रूप से बातचीत और वातावरण से प्रभावित होती है। विशेषताएं यह है कि ये
स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति वातावरण है और चेतना प्रक्रिया है, प्रथम भाषा है और संचार पर ध्यान है। उदाहरण अश्विन के उद्देश्य भाषा सीखना भी भाषा अर्जन का उदाहरण है, क्योंकि यह प्रक्रिया उसके जन्म से ही स्वाभाविक रूप से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेवन नंबर क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है। इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा जो है वो कब होती है, तो इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है। ए दिया है कि एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है। बी, जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है। सी, जैसे कि रोजगार के लिए। और सी दिया है, जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है कि वह उस भाषा के सहजता वक्ता के नजदीक आ सके। और डी है, जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सव कार्यों के लिए भाषा सीखता है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार। नेक्स्ट है 12 नंबर की, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा। तो इस प्रेरणा को यांत्रिक प्रेरणा कहेंगे। क्या कहेंगे, इस प्रेरणा को जो है वो यांत्रिक प्रेरणा कहेंगे, कि वो जो है नौकरियों के तलाश में जो है वो भाषा को उन्हें सीखना पड़ता है, बोलचाल को सीखना पड़ता है। नेक्स्ट 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऐसी भाषा जिसका इतिहास 1500 से 2000 साल से अधिक पुराना हो और जिसमें साहित्य ग्रंथों और वक्ताओं की परंपरा ही शास्त्रीय समृद्ध भाषाओं और समृद्ध साहित्यिक इतिहास के रूप में जानी जाती है होता है। ये कई साहित्यिक शैलियों और दार्शनिकों को प्रभावित करती है। प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं जो है वो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, ओडिया है। जो तमिल है वो 2004 से है, तेलुगु 2008 से है और संस्कृत 2005 से है, मलयालम 2013 से है, कन्नड़ जो है 2008 से है, ओडिया 2014 से है। वर्तमान में अक्टूबर 2024 में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 से 11 हो गई है। मराठी, पाली, प्रकृति, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर के, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, ये जो है ये सही नहीं है। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीपीय की लोक भाषा लिंगुआ फ्रंका है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये जो है तीनों भारतीय तो सत्य लग रही, यही ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बी, ए, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है। ये हमारा सही होगा कि संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन भाषा है। इसे सभी अच्छा आधुनिक कहा था, क्या कहा है, सही नहीं है। तो आधुनिक भारतीय भाषा है, हाँ यही जो है ये सही नहीं है। हम यहाँ पर
उल्टा पढ़ लिए थे इसलिए गलत हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।